हेलो एवरीवन, मौर्य आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला क्लास शुरू कर रहे हैं। इस पहले क्लास में हम भारतीय संविधान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर फोकस करेंगे, यानी इस इंडियन पॉलिटी के जो पृष्ठभूमि है, संविधान जब बनी, हमारे संविधान का निर्माण हुआ, उससे पहले संविधान के निर्माण में कैसे कैसे पड़ाव आए हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ये बात सही है कि भारतीय संविधान बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी रही है, ये एक दिन में नहीं बना है। तो हम ये देखेंगे आज कि ये कैसे आज जो हमारा संविधान है वो कैसे आज इस स्वरूप में है। तो आज हम इस पर बात करेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बात करेंगे, और हम ये पहला क्लास आप लोगों के साथ है। तो इसमें हम ये जरूर बात करेंगे कि जब अंग्रेज भारत आए तो उसके बाद से किस प्रकार से संवैधानिक बदलाव हुए, संविधान के निर्माण में इनका क्या सहयोग रहा, इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो अंग्रेजों के टाइम में हमारा संविधान का क्या स्वरूप रहा है। तो जाहिर सी बात है 16वीं में 1600 ये एक ऐसा वर्ष है जब ब्रिटिश इंडिया आए। वो आए और वो एज ए ट्रेडिंग कंपनी आए, वो एक व्यवसाय करने के लिए भारत आए। तो हम ये देखते हैं कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया एज ए ट्रेडिंग कंपनी। तो ब्रिटिश कहाँ है? ब्रिटिश केम इन इंडिया, वो भारत आए, ठीक है, एज ए ट्रेडिंग कंपनी, और ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आया। उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ वन से वो राइट ले रखी थी कि वो ईस्ट की तरफ ट्रेड करेंगे। क्वीन एलिजाबेथ वन ने उन्हें चार्टर के माध्यम से उन्हें यह अधिकार दे रखा था कि आप जाइए और ईस्ट की तरफ, यानी विश्व के ईस्ट की तरफ आप ट्रेड करिए। तो ये मोनोपोली इन्हीं का देन है। यहां से फिर मोनोपोली शुरू होती है, एकाधिकार शुरू होता है, फिर ये अपना मार्केट इंडिया में खोजना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसा जैसा वक्त बढ़ता जाता है, ब्रिटिशर्स बहुत क्लोजली, बहुत महीन रूप से इंडियन पॉलिटी, इंडियन स्ट्रक्चर और इंडिया को बहुत गौर से स्टडी कर रहे होते हैं, और उनको एक जब वक्त आता है तो वो फिर धीरे धीरे अपने आप को, अपने पांव जमाना शुरू कर देते हैं। ये वक्त आया 1765 में। 1765 में दे गॉट द दीवानी राइट्स। उन्हें 1765, इससे पहले बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर होता है, और उसके बाद फिर उनको वो युद्ध जीतते हैं, अंग्रेज युद्ध जीतते हैं, और युद्ध जीतने के बाद 1765 बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ईयर है। और इस वर्ष वो क्या उन्हें हासिल होती है? उन्हें राइट्स ओवर रेवेन्यू, राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। ये उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है, ये दीवानी होगी, दीवानी राइट्स, इसको हम दीवानी राइट्स कहते हैं। दीवानी राइट्स, दीवानी अधिकार कहेंगे। और ये दीवानी अधिकार के वजह से उन्हें रेवेन्यू और जस्टिस, सिविल जस्टिस में उन्हें एकाधिकार मिल जाता है। और ये पूरे भारतवर्ष में नहीं, वो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की मिलती है। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ये मैं 1765 की बात करूं तो ये हमें दिखता है कि बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये तीनों क्षेत्र के दीवानी अधिकार उन्हें मिल जाते हैं।
और यहां से अंग्रेजों का दबदबा शुरू हो जाता है। टेरिटोरियल पावर के रूप में वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जब उन्हें दिवाली मिलती है तो उसके बाद से उन्हें वो टेरिटोरियल पावर के रूप में आते हैं। उनका पॉलिटिकल एंट्री भी होता है। जब पॉलिटिकल एंट्री होता है तो जाहिर सी बात है वो अपने अनुसार कानून का निर्माण करते हुए वो आगे बढ़ने को देखना शुरू कर देते हैं। इसी क्रम में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट हमें पढ़ना है। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पर हम जाते हैं तुरंत, और इसे आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इस बात पर भी ध्यान देंगे कि ब्रिटिश कार्यकाल में किस प्रकार से वो एक उनका कार्यकाल रहा था और किस प्रकार से हमारे संविधान में इन्होंने संविधान को जो आज का स्वरूप है वो बनाने में मदद किया। क्योंकि हम ये बार बार कहेंगे कि जो आज का संविधान है बहुत ज्यादा प्रेरित है अंग्रेजों के, यानी ब्रिटिशर्स कॉन्स्टिट्यूशंस, एक्ट्स एंड रेगुलेशन उन्होंने जो बनाए थे उससे काफी ज्यादा आज का आधुनिक संविधान, हमारा भारतीय संविधान प्रेरित है। इसलिए हमें इनके अध्ययन की जरूरत पड़ रही है। और इनका जब अध्ययन करेंगे तो एक खास बात यह है कि इनका दो भागों में अध्ययन करेंगे। पहला कंपनी रूल, पहला इनका देखेंगे जैसे ब्रिटिश रूल के तहत RULE रूल के तहत पहला पार्ट जब हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा रहेगा कंपनी रूल कब से कब तक रहेगा? तो 1773 टू 1858। 1773 इसलिए मैंने लिया क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से आया और उन्होंने रेगुलेट करना शुरू किया वहां से, और वो लीगली और ओपनली। उसके बाद इनका 1858 इसलिए मैंने लिखा क्योंकि 1857 की क्रांति हुई, और इस क्रांति के बाद वो जो कंपनी रूल थी वो पूरी तरह से क्राउन रूल में तब्दील हो गया। अब वो क्राउन रूल के आधार पर हमारा इंडिया गवर्न होने लगा, और जो एक्ट्स ये सब बनते थे इन द नेम ऑफ क्वीन बनते थे। तो ये दूसरा पार्ट हमारा होगा। तो दूसरा पार्ट क्या होगा हमारा? तो हमारा ये तो कंपनी रूल हो गया 1773 टू 1858। देन द क्राउन रूल, क्राउन रूल, ठीक है, यानी राजशाही जो है हमारा रूल यहाँ पे ये 1858 से लेकर, जाहिर सी बात है भारत के आजादी तक, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बना तब तक ये रहा। तो 1947 तक हम क्राउन रूल देखते हैं, और इन दोनों काल में हम ये पाएंगे कि न्यूमरस जो एक्ट्स एंड रेगुलेशंस बने, और ये एक्ट्स एंड रेगुलेशंस इतने आधुनिक और इतने रैशनल थे कि आज हम उनकी जो छाया है, प्रतिछाया या उनका जो ब्लूप्रिंट है वो हम अपने संविधान में देखते हैं। कहने का तो ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में नियर अबाउट 70% जो संविधान का जो स्ट्रक्चर और ब्लूप्रिंट है वो आज हमें संविधान में देखने को मिलता है। तो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा संविधान का जो विकास है वो आधुनिक काल में 1773 से हम लेते हैं, अंग्रेजों के टाइम से। तो ये स्ट्रक्चर आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 मायनों में बहुत ही मायने रखती है। 1773 जब आया तो इससे कुछ बातें साफ हो गई, जैसे कि ब्रिटिश एक प्रकार से वो कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, यानी रेगुलेटिंग एक्ट
रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में एक बात साफ उभर कर आ जाती है, जो नोट डाउन करने वाली चीज है कि ये पहली बार था जब इंडियन अफेयर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन अफेयर्स को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। पहला बात तो ये। दूसरा ये कि यहां पर लिखते भी चले, ये क्यों इंपॉर्टेंस इसका इसलिए है, इसका महत्व इसलिए है कि पहला बार रेगुलेट करना, फॉर द फर्स्ट टाइम रेगुलेशन, क्लियर रेगुलेशन होता है। रेगुलेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेट करना शुरू कर देती है, ठीक है, ये पहला है। दूसरा है, हमने देखा है कि वो एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर शुरू हो जाता है। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन को हम यहां देखते हैं। सेंट्रलाइजेशन बहुत अहम है। अब यहां पर कंपनी क्या थी? कंपनी तो एक एज ए ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन यहां पर एक और चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें देखने को मिलता है कि इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने ये रिकॉग्नाइज किया, इस बात की पहचान की कि कंपनी का सिर्फ ट्रेडिंग मोटिव नहीं है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी है। तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मतलब प्रशासकीय या प्रशासनिक कार्यवाही या कार्य, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका महत्व इसलिए बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है। अब इसके प्रोविजंस को वन बाय वन करके हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के क्या मायने होते हैं, क्या मायने थे हमारे जो संविधान के निर्माण में। सबसे पहले यहाँ पर पहला देखिए, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये एक प्रकार से इट हैज, क्योंकि हम देखते थे उस समय गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बिहार, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ठीक है, ये तीनों थे और जाहिर सी बात है तीनों की शक्तियां एक रूप से थी। लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। तो ये रिकॉग्नाइज्ड, दिस regulating act recognized governor of Bengal as the governor general of Bengal. So governor of Bengal to be governor general of Bengal कहलाने लगा। आप इसे ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में डाल सकते हैं। तो गवर्नर ऑफ बंगाल टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। और सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। आप इसको बगल में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स को आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में बहुत बार ऐसा पूछा है, तो इसलिए यू मस्ट नॉट नेग्लेक्ट इट। ओके, सो यहां पर गवर्नर ऑफ बंगाल टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज नन अदर देन लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। नाउ अब यहां पर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो सिर्फ उनके सहयोग के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स का भी निर्माण किया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स का निर्माण किया गया। तो यहां लिख सकते हैं, दिख रहा है यहां पे, हाँ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का निर्माण किया गया, ठीक है, ठीक है। अब सबसे बड़ा बात है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का निर्माण किया गया। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर थे? 4 मेंबर्स। आप ऐसे लिख सकते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विद 4 मेंबर्स, यहां पर बगल में 4 मेंबर्स लिख लें,
4 मेंबर्स, 4 सदस्य एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे जो मदद करने के लिए थे किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो गवर्नर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड टू असिस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दैट वाज द थिंग। पहला पॉइंट इस प्रोविजन में सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजन ये है, इसे आप नोट डाउन कर ले, याद कर ले, ताकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा पॉइंट की तरफ हम चलते हैं जल्दी से। दूसरा पॉइंट हम क्विकली बता रहे हैं कि ये जो अभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, अब उनके शक्तियों के साथ क्या हुआ ये जानने की कोशिश करेंगे। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में ये कहा जा सकता है जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने उनकी शक्तियां बढ़ा दी गई। इसी बात को हम जब लिखते हैं यहां पर तो हम ये लिखेंगे, गवर्नर ऑफ मैड्रास, गवर्नर ऑफ मैड्रास एंड बॉम्बे, यानी गवर्नर ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे, ये दोनों गवर्नरों को क्या किया गया, सबऑर्डिनेट कर दिया गया। उनको थोड़ा सा उनकी जो शक्तियां हैं और उनके जो रुतबे हैं, उनके पावर्स, उसको थोड़ा कम कर दिया गया। किससे कम किया गया, तो गवर्नर ऑफ बंगाल से कम कर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से कम कर दिया गया। जाहिर सी बात है वहां गवर्नर जनरल लग गया तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा उनका पोस्ट को अपलिफ्ट कर दिया गया था। तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे, पहले तो देखेंगे गवर्नर ऑफ मैड्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे वाज टू बी, वेयर टू बी, both governor were to be subordinated, ठीक है। जाहिर सी बात है सबऑर्डिनेट कर दिए तो यानी इनकी शक्तियां कम हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोविजन का। ये प्रोविजन नंबर 2 था, इसे आप प्रोविजन नंबर 2 समझेंगे। अब प्रोविजन नंबर 3 की हम बात करते हैं। प्रोविजन 3 भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे कि जो हमारा मॉडर्न सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ है उसकी दास्तां यहीं से शुरू होती है। तो पहले हम इसको तो हम ये बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ जो ब्रिटिशर्स, तो हम ये कह रहे थे कि जो थर्ड प्रोविजन है उस पर बात करेंगे। हमने पहला दूसरा प्रोविजन देख लिया, जो प्रोविजन मीन्स प्रावधान हमने देख लिया। तीसरा प्रोविजन की तरफ हम रुख करते हैं। तो तीसरा प्रोविजन ये है कि इस एक्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट एक्ट कैलकाटा को एस्टैब्लिश किया गया है 1774 में। मतलब यहां पर सुप्रीम कोर्ट एक्ट कैलकाटा, ये सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1774 को एस्टैब्लिश किया गया, 1774 को एस्टैब्लिश किया गया, विद 1774 को एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। उसमें 3 अदर जजेस को भी इन्वॉल्व किया गया था। 1774 को हमने सुप्रीम कोर्ट एक्ट कैलकाटा को एस्टैब्लिश होते देखा और उसके साथ 3 अदर जजेस भी इंक्लूड किए गए, यानी टोटल नंबर ऑफ जजेस 4 हो गए, ठीक है। वन चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जजेस, ये 4 हो जाएंगे, ठीक है। टोटल 1 चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जजेस, 4, टोटल नंबर 4 हो जाएंगे। तो हम यह देखते हैं कि इसका भी प्रोविजन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है 1774 में एक्ट कैलकाटा। यहां से भी सवाल बनते हैं। प्रोविजन नंबर 4, प्रोविजन नंबर 4 में हम ये देखते हैं कि ब्राइब लेने से रोका जाता है। नेटिव, किसी भी नेटिव से कोई भी ब्राइब, किसी तरह का फेवर ना लिया जाए, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिशर्स को बहुत नुकसान हुआ था। तो इसलिए यह प्रोविजन आया कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राइब
और जो भी ब्राइब मतलब जैसे कोई वसूली या इस तरह से जो चीजें हैं वो लेना नहीं है, किसी प्रकार का कोई गिफ्ट नहीं लेना है, किससे? नेटिव से। ये वर्ड है ब्राइब नॉट टू बी टेकन, BRIB, ब्राइब नॉट टू बी टेकन, नाइदर ब्राइब नॉर गिफ्ट। ठीक है, जैसे घूस लेना या फिर कुछ उस तरह से, इस तरह से सारी चीजें रोकी गई थी। नॉट टू बी टेकन फ्रॉम किससे? नेटिव से। नेटिव वहां के जो निवासी है, लोकल निवासी से आप ना गिफ्ट एक्सेप्ट रिसीव कर सकते हैं, ना किसी तरह का ब्राइब, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसको रेगुलेटरी एक्ट 1773 में हमने इंक्लूड होते हुए देखा। उसके बाद जो अंतिम प्रोविजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चौथा प्रोविजन था, सॉरी, ये जो ब्राइब वाला था वो चौथा प्रोविजन था। अब आते हैं हम पांचवें प्रोविजन की तरफ। पांचवा जो प्रोविजन जो बहुत महत्वपूर्ण था, यहाँ पर हम देखते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रेंथन करता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक पावर देता है कि आप हमें, यानी गवर्निंग बॉडी, जो कंपनी है उसकी गवर्निंग बॉडी, ठीक है, उसे अकाउंटेबल किया गया। उसे यह कहा गया कि आप हमें सब चीज का लेखा जोखा दीजिए, जो सिविल मिलिट्री में जो आप खर्च कर रहे हैं या जो चीजें आपके रेवेन्यू आ रही हैं, ठीक है, वो सारे रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री जो चीजें हैं, जो भी अफेयर्स है, वो सारी चीजों का रिपोर्ट आप हमें अपडेट करिए, डे टू डे बेसिस पर आप हमें दीजिए। तो ये एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश हुई। तो यहां पर हम देखते हैं कि कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड, कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट has increased, कैसे हुआ? Now they ask about the accountability through किसके accountability वो चाह रहे थे? वो चाह रहे थे कि जो चीजें, जो अभी अफेयर्स हो रहे हैं इंडिया में, जो चीजें अभी जो भी कहते हैं कि जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं या जो चीजें हो रही है, घटनाएं हो रही हैं, उनकी सारी जानकारी मिले सिविल, मिलिट्री, जो भी घटनाएं घट रही है, जिसमें रेवेन्यू आ रहे हैं, रेवेन्यू जा रहे हैं, उन सारी चीजों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ के एग्जीक्यूटिव या फिर ये कहे कि गवर्निंग बॉडी है, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से वो क्या चाह रहे थे? ये सारी अकाउंटेबिलिटी चाह रहे थे। तो इसी कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज इंक्रीज थ्रू, मतलब इसको आगे बढ़ा सकते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैज टू, बोर्ड ऑफ कंट्रोल has been accountable for the company's expenditure, कॉमा रेवेन्यू, कॉमा भी ना दे करके रेवेन्यू लिखेंगे, रेवेन्यू ऑन सिविल, मिलिट्री, ETC, ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी ये जो भी होंगे। तो यहाँ पर कंपनी के गवर्निंग बॉडी से इन सारी चीजों को हम देखते हैं कि इन सारी चीजों को वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर थोड़ा एक्टिव होते दिख रही है। तो आज हम रेगुलेटरी एक्ट 1773 को बहुत विस्तार से देखें। आशा है आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगले नेक्स्ट में
नेक्स्ट क्लासेस में हम इससे आगे बढ़ करके आपको बताएंगे। तो आपको ऐसी जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी हासिल करने के लिए मेरे साथ बने रहना होगा और आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ में ही बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। धन्यवाद।